Hello everyone, welcome to lecture number 3 on electrostatics। तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्सेस या फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा था और कूलम्ब्स लॉ को देखते हुए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोगों का जो मेन मोटो होगा बेसिकली we will study about electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, उसका क्या यूजेस है, क्या उसका ओपिनियन है, क्या ये बताना चाहता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है कि यह हमारा रेशियो है किसका, तो बेसिकली किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स इन्फ्लुएंस हुआ है दूसरे चार्ज के द्वारा और उस टेस्ट चार्ज का मतलब कि दिस इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज विथ टेस्ट चार्ज, then we are getting the electric field due to that charge। ये तो चलो लैंग्वेज वाली बात हुई। मोटे मोटे बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को थोड़ा समझते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब ही होता है बाबू, थोड़ा समझिएगा, कि हमारा जो फोर्सेस का जो एक्शन है, वो फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स पूरे के पूरे किस रीजन तक लग सकता है, एंड दैट रीजन इज शोइंग दैट इज द रीजन ऑफ फील्ड और दैट इज कॉल्ड फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो हम लोग इसको अगर हम लोग डिफाइंड करना चाह रहे हैं तो डिफाइंड कैसे करेंगे? To define this quantity we will say it is the ratio of force on the test charge with test charge एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो हम अपना टेस्ट चार्ज लेंगे दैट टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव एंड वी आर assuming we are assuming our test charge as positive, our test charge as positive। हम लोग जो अपना टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो टेस्ट चार्ज हम लोग कैसा ले रहे हैं बाबू? पॉजिटिव। तो मैथमेटिकली अगर इस चीज को हम देखना चाहें तो मैथमेटिकली अगर हम E लिख रहे हैं दैट E इज रिप्रेजेंटिंग द फील्ड, then this field will be equal to electrostatic force upon charge q, and this q is our nothing but test charge। ये हमारा q जो है वो क्या है बाबू? टेस्ट चार्ज। बॉडी के द्वारा कितना चार्ज इन्फ्लुएंस्ड हुई उस चार्ज की बात कर रहे हैं, दैट इज द टेस्ट चार्ज ऑफ द मेटेरियल। दैट इज वी राइटिंग एज फील्ड E and this is our force F acting on the body। बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो F है।
अब थोड़ा सा ये मैंने बताया कि ये जो फील्ड E है दैट E इज इक्वल टू F बाई Q एंड Q इज आवर टेस्ट चार्ज। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर ले फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, समझिएगा थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस वन मोर पॉइंट। फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड की बात कर रहे हैं। जो पॉइंट चार्ज होगा उसके चलते अपना कितना फील्ड इन्फ्लुएंस्ड होगा उसकी बात कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। डिफिनीशन लेकिन नहीं बदलने वाली है, डिफिनीशन अपनी वही रहेगी। हमने लिखा क्या है ई को, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये जो क्यू था अपना क्या था, ये टेस्ट चार्ज था। क्यू क्या था अपना, टेस्ट चार्ज। समझिएगा चीज को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब थोड़ा सा हमने जो चीज बताया E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज आवर फोर्स, E इज आवर फील्ड, Q इज आवर टेस्ट चार्ज। अगर हम इस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के चलते मान लो अगर यहां पर कोई पॉइंट चार्ज Q है और Q के चलते किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर हमको फील्ड निकालना है। मैंने क्या किया, यहां पर अपना एक टेस्ट चार्ज Q रख दिया। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R होगी मान लो, तो यहां पर जो अपना फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, हम लोग जानते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ दैट विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। और फील्ड को डिफाइन ही किया है F अपन टेस्ट चार्ज। तो ये वैल्यू अपनी कन्वर्ट होगी और यहां से अपना वैल्यू बनेगी E की, E is equal to, that is field is equal to force, that is K Q small q by R square into a small q। अब ये दोनों स्मॉल क्यू आपस में कैंसिल हो गए। जब स्मॉल क्यू कैंसिल तो यहां से अपना फील्ड की वैल्यू बनेगी E is equal to K Q बाई आर स्क्वायर। E की वैल्यू बन जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस E इज आवर फील्ड, जो फोर्स फील्ड जो बॉडी पे एग्जर्ट हो रहा है उस फील्ड की बात कर रहे हैं। दैट इज आवर फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां वही याद रखना है, अपना टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज उसको एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, दूसरा चार्ज कैसा होगा उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। अगर हमारा दो चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम लोग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर ये दूसरा वाला चार्ज अगर हमारा ये Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये Q अपनी पॉजिटिव निकल गई तो फील्ड इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो उधर फील्ड हो जाएगी। वही अगर ये Q हमारा निगेटिव होगी तो डायरेक्शन अपनी अपोजिट हो जाएगी। तो बेसिकली दिस Q विल बी पॉजिटिव और निगेटिव, इसके हिसाब से अपना फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी। क्यों? क्योंकि अपना तो ये वाला चार्ज तो फिक्स हो गया, दैट इज आवर टेस्ट, और वो छुपे रूप में हमको दिख नहीं रहा। तो ये हमने बात किया फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के चलते कितना फील्ड आएगा उसकी बात हमने की।
थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को और एनालिसिस करेंगे। ये तो हो गई पॉइंट चार्ज की बात। मान लो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेसिकली फील्ड जो हमारा पॉइंट चार्ज वाला टाइप का ना हो। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन फील्ड। उसके बाद पॉइंट चार्ज वाले बात पर आएंगे। सुपरपोजिशन याद होगा जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते थे तो वहां आप लोगों को बताया था कि अगर दो चार्जेज हैं, दो चार्जेज के बीच में हम अगर दो या दो से अधिक चार्जेज हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के फोर्स पर लगाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते थे और उस इंडिविजुअल फोर्सेस का हम सम अप कर देते थे, और सम करने के बाद जो वैल्यू आता था, दैट इज गोइंग टू गिव अस द नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। तो उसी तरह से हम लोग यहां पे भी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि ये फील्ड है। जब ये फील्ड है, पॉइंट चार्ज ले रहे हो तो पॉइंट चार्जेस के चलते अपने को फील्ड मिलेगी, और उन सारे पॉइंट चार्जेस के चलते जो अपने को फील्ड आएगी, मैं उस सारे फील्ड को क्या करने वाला हूं, सम अप करने वाला हूं। And that is going to give, this is nothing but superimposing the field, all the fielded which are found। और उस सारे फील्ड को हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रिंसिपल को ही हमने क्या नाम दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम तरीका यहां पर भी होगा। मान लो यहां पर पॉइंट P है, यहां एक Q1 चार्जेज है, यहां Q2 चार्ज है, ऐसे करके मान लो यहां पर टोटल N चार्जेज है, Qn चार्जेज है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ यहां से डिस्टेंस है। मान लो इसकी कुछ डिस्टेंस हो गई, दूसरे वाले की कुछ डिस्टेंस हो गई, ऐसे ही तीसरे वाले के भी डिस्टेंस होगा, और ऐसे ही nth चार्ज वाले को लास्ट में डिस्टेंस, इन सारे चार्जेस के चलते डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस अपना r1, ये डिस्टेंस अपना r2, ऐसे ही करके ये डिस्टेंस अपना rn। तो जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस को पकड़ेंगे और उसके चलते पी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, और ये फील्ड को हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे, जस्ट लाइक द फोर्स केस। वी राइट हियर ई नेट, that will be simply equal to E1 plus E2 and so on till En। ये कहां तक जुटेगा, En तक, ऐसे ही जोड़ देंगे। और E1 की वैल्यू का वो कितनी होती है, सिंपली दैट इज नथिंग बट KQ बाई R स्क्वायर। यहाँ KQ 1 है, Q1 है, R1 स्क्वायर है। तो ये सारे वैल्यूज अपना समअप होंगे, ये सिंपली बनेंगे KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते हुए ये जुड़ते जाएंगे, ऐसे ही करते हुए ये जुड़ते जाएंगे, और लास्ट वाला चार्ज बनेगा अपना KQN अपॉन RN का स्क्वायर। और अगर हम लोगों को पिछला वाला क्लास का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, अगर तुमको फोर्स वाला चीज एक्सप्रेशन याद हो, उसी तरह से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दैट ई नेट इज इक्वल टू सम के समेशन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर
and that I is varying from 1 to n. ये I की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रहा है. We can write this term like this. This is superposition principle due to multiple charges in case of field. अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई अपनी पॉइंट चार्ज की बात है. आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे, फील्ड ड्यू टू आर्क, एंड दैट इज अगेन द सेकेंड वन, दैट इज फील्ड ड्यू टू सर्कुलर बॉडी या फिर सर्कुलर क्वाइल. एक आर्क के चलते और एक सर्कुलर क्वाइल के चलते. तो हम लोगों को दो चीजें देखनी है, एक देखनी है फील्ड ड्यू टू आर्क एंड सेकेंड वन फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल. तो पहला वाला हम लोग देखेंगे फील्ड ड्यू टू आर्क. ध्यान देंगे, फील्ड ड्यू टू आर्क. एक आर्क के चलते अपना कितना फील्ड आएगा उसकी बात करेंगे. इसमें हम लोग एक आर्क लेंगे, उस आर्क के चलते किसी सेंट्रल पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगी उस फील्ड की बात करेंगे. थोड़ा समझिएगा चीजों को आराम से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सी थ्योरी क्लियर हो. मान लीजिए सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस जो इसकी रेडियस है, ऐसे ये अपना आर्क अपना बना हुआ है. दिस इज आवर आर्क. ये आर्क जो है एक सिमेट्रिकल बॉडी है. ये अपने को टोटल एंगल, यहां पर जो टोटल जो एंगल सस्टेन कर रहा है ये आर्क, मान लो यहां पर α/2 सस्टेन कर रहा है और यहां पर भी अपने को α/2 सस्टेन कर रहा है, मतलब टोटल एंगल अल्फा है. ये जो टोटल आर्क है, इस आर्क की रेडियस अपने को गिवन है r, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है, दैट इज लैम्डा. लैम्डा दैट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझिएगा चीजों को आराम से. यूनिट लेंथ ये गिवन है अपने को लैम्डा. तो लैम्डा चार्ज यूनिट लेंथ दिया हुआ है इस आर्क का, और ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, और एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है वो α/2 हो रहा है. तो पूछ रहा है कि इस r डिस्टेंस पर अपना कितना फील्ड पाया जाएगा, उस फील्ड को निकालना है. मैंने क्या किया, इस चीज को सॉल्व करना था. थोड़ा चीजों का आइडिया को समझिएगा, आइडिया समझना है. जैसे हम लोग सिंपल लीनियर रूप में हम लोग कुछ चीजों को करते हैं, थोड़ा सा मैं चीजों को समझाता हूं, समझिएगा. मैंने यहां से क्या किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा चीजें समझ में आया. मैंने यहां से एक थीटा एंगल बनाया, और इस थीटा एंगल पर यहां से एक थीटा एंगल लिया, और इस थीटा एंगल पर एक छोटा सा लेंथ लिया, एलिमेंटल लेंथ डी थीटा. ये एक छोटा सा लेंथ लिया डी थीटा. ये एक छोटा सा चांद सा टुकड़ा, उस आर्क की एक छोटा सा टुकड़ा जो चांद सा टुकड़ा जैसा होता है ना, वो चांद सा टुकड़ा वाला बात, वही इस आर्क की हमने एक छोटे से टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ अपनी एंगल जो एंगुलर लेंथ बन रही है वो डी थीटा है. अगर ये एंगुलर लेंथ अपनी जो बन रही है थीटा एंगल पर, हमने डी थीटा एंगल थीटा लिया है, तो चीजों को समझिएगा. अगर ये आर्क लेंथ हम बात करें, ये आर्क लेंथ कितना बनेगा, मतलब लीनियर लेंथ, सिंपली इसकी आर्क लेंथ कितनी बनेगी अगर ये एंगल टोटल डी थीटा बन रहा है.
बेसिकली ये जो हमने एंगल जो सब्सटेंड किया है यहाँ पर थीटा एंगल पर, ये एंगल डी थीटा बना है। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ बनेगा उस आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। वो आर्क लेंथ को मान लो अगर हम dx लिख रहे हैं तो वो dx की वैल्यू कितनी होगी उसकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने एक बहुत फंडामेंटल क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां थीटा की जगह पर डी थीटा है, एल की जगह पर dx है, रेडियस तो अपना आर ही है। तो यहां से अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू बन जाएगी आर डी थीटा। तो मैंने ये आर डी थीटा जैसे dx लेंथ निकाला, ये dx लेंथ इसलिए निकाला है कि हमको चाहिए पॉइंट चार्ज। वो वाला मत करना, हमको चाहिए फुल इज्जत, मिर्जापुर वाला डायलॉग उसको मत लाना भाई। हमको चाहिए पॉइंट चार्ज। हम उस पॉइंट चार्ज की बात देखेंगे, गुड्डू भाई वाला बात नहीं। तो हमें जो ये पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज के चलते अपने को क्या चाहिए, बेसिकली वी रिक्वायर्ड द पॉइंट चार्ज, क्योंकि अपने पास सारे फॉर्मूले डिफाइंड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो चलते हैं बाबू, हम पॉइंट चार्ज की तरफ हम लोग इसको मूव करेंगे। तो मैंने इस चीज को लिखा dq, that is our point charge, and that will be simply charge per unit length into total length, that is lambda times dx। और dx की वैल्यू अपनी आर डी थीटा, इस वैल्यू को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू बन जाएगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब देखो ये dq बन गई लैम्डा आर डी थीटा, dq की वैल्यू निकली। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस dq की जो वैल्यू निकली है, जो छोटा चार्ज यहां पर दिख नहीं रहा है, मैं इसको विजुलाइज करा देता हूं। ये कुछ ऐसे टाइप सी बनी हुई है सेंटर पर, यही चीज को मैं मैग्नीफाइड करा देता हूं। ये अपना बना है यहां पर एंगल डी थीटा, और ये लेंथ अपना है dx, उसमें दिख नहीं रहा है, और ये लेंथ है r। एकदम छोटा टुकड़ा लिया, तो dq की वैल्यू बन गई लैम्डा आर डी थीटा। और हमने पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड देखा है, वही चीज को यहां पर भी यूज करेंगे। वी विल फाइंड द डीई वैल्यू। और डी की वैल्यू जो डीई निकलेगी वो अपने को इस चार्ज के पॉइंट चार्ज के चलते निकलेगी। थोड़ा चीजों को समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो डीई वैल्यू निकलेगी वो डीई की वैल्यू कितनी निकलेगी, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेज लेता हूं ताकि समझा सकूं। वहां पर अपना ये बॉडी था, ये आर्क था, ये आर्क का ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है, ये ऐसे बॉडी का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। ये अल्फा बाई 2 एंगल बना रहा है, और ये अपना अल्फा बाई 2 एंगल बना रहा है। थोड़ा समझिएगा चीज को आराम से। कहीं से भी एक टुकड़ा जब हम लेकर आ रहे हैं, छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं कहीं से भी, तो ये वाली हमारी एक्स एक्सिस बनी। इस छोटे से टुकड़े के चलते जो अपना फील्ड की डायरेक्शन बनेगी इधर इधर की तरफ, इसके चलते वैसे ही सिमेट्रिकल यहां पर भी कोई चार्ज होगा जो इसके सिमेट्री होगी, और इसके चलते फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, जो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डिस्टेंस, सेम अरेंजमेंट पर बेस्ड है। तो यहां पर देखो, अगर ये एंगल कुछ बन रहा है थीटा, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, तो इसकी जो हमारी वाई वाले पोर्शन होंगे, मान लो ये ई है, मैं थोड़ा जो चीज समझाना चाह रहा हूं, ये ई है, तो इस ई का जो वाई कंपोनेंट होंगे, इधर वाले जो पोर्शन निकलेंगे, जो इसके वाई वाले, दोनों इधर की तरफ, एक इसका इधर की तरफ,
इस वाले का इधर की तरफ, दोनों की वैल्यू अपने आप को कैंसिल करते हुए कटते हुए होंगे, तो ये वैल्यू ई साइन थीटा और ये सी साइन थीटा कैंसिल कर जाएंगे, मतलब कि अपना जो फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. Only we are going to get this elemental charge field along x axis. अपना ये जो फील्ड मिलेंगे वो किधर की तरफ मिलेंगे, केवल और केवल x एक्सिस. तो अपने को जो फील्ड चाहिए वो x एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, y वाला तो 0 हो गए. जब अपने को x एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए तो ये जो डी लिखा है k डी क्यूब बाई आर स्क्वायर, मैंने इसी चीज को यहां से हम लोगों ने डी एक्स निकाल लिया. और ये एंगल बन रहा था थीटा, तो जो यहां वाले चार्ज की ये एंगल यहां पर बन रही थी थीटा, जो वहां पर आपको समझाया था, इस ई की जो वैल्यू होगी ई कॉस थीटा, तो बेसिकली ये डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी डी कॉस थीटा. दैट विल बी सिंपली डी टाइम्स कॉस थीटा. चलो आओ अब आगे आओ. ये जो चीजें यहां बताया था इसको मैं घेर देता हूं ऐसे. थोड़ा आगे आ जाते हैं. तो जो चीजें मैंने लिखा डी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू अपनी बनी है दैट विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा, और डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज, दैट इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ई कॉस थीटा दैट इज डी हो गया कॉस थीटा, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है थोड़ा ध्यान दे दो, दैट इज सिंपली लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा. मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से अपना ई की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी क्यू दैट इज लैम्डा आर दैट इज सिंपली स्मॉल आर डी थीटा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर into cos theta. That will be simply DE, not E. We write it is at DEX. Better you write DEX. लेकिन हमको क्या चाहिए, EX, that is E net चाहिए. तो E net के लिए अपना जो भी फील्ड है that is along X axis, that is equal to 0 to EX, or that EX is nothing but our net field. तो we write here EX is equal to E net, क्योंकि मैंने बताया था सारे फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग वाले 0 हो गए थे. Ex is equal to E net, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों बगल हम लोग इंटीग्रल लेंगे ना, सॉरी, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन लेना है. अब समझो ये जो इंटीग्रेशन ले रहे हो, एक एंगल अपना इधर की तरफ बन रहा है और एक एंगल अपना इधर की तरफ बन रहा है, मतलब यहां वाला चीज को समझाता हूं. एक एंगल अपना इधर की तरफ बन रहा है, ये एंगल एक इधर की तरफ बना है और एक एंगल ये इधर की तरफ बना है. एक पॉजिटिव एंगल है, एक निगेटिव एंगल है. So basically we will integrate it from minus alpha by 2 to plus alpha by 2. Minus alpha by 2 to plus alpha by 2. जो चीजें कांस्टेंट थे निकाल दो बाहर, के लैम्डा आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा.
तो ये वैल्यू बनेगी के लैम्डा बाई आर integral of cos theta that is equal to sin theta, and that limit is from minus alpha by 2 to plus alpha. तो अगर हम इस वैल्यूज को अगर हम लोग पुट कर दे तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा बाई 2 बनेगा, साइन माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाई 2, और साइन माइनस अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट माइनस साइन अल्फा बाई 2, दैट सम अप हो जाएगा, ये वैल्यू सम होकर ये रिजल्ट बनेगी 2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा, मैंने कहीं कैपिटल आर तो नहीं लिखा है ना, एक चीज मेरे को देख लेने दीजिए, इसको स्मॉल आर कर लीजिए क्योंकि हमने हर जगह डिस्टेंस स्मॉल आर लिखा है, ठीक है, यही चीज मेरे को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्मॉल आर कर लीजिए। मेरे को लग रहा था कि मैंने कहीं चीजें गड़बड़ लिखी है, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मिटा लेते हैं। लैम्डा आर डिग्री था, कैपिटल आर नहीं माना है मैंने, स्मॉल आर माना है, तो हर जगह स्मॉल आर मानते हैं तो यहाँ पे भी स्मॉल आर लेकर चलेंगे। तो ये अपनी वैल्यूज आए, दैट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड कर रहे हैं, जो हमने जो देखा इस लेक्चर में, फील्ड कितना निकलता है ड्यू टू द केसेस ऑफ ड्यू टू आर्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलर आर्क, केवल सर्कुलर क्वाइल के चलते, सर्कुलर क्वाइल के बाद डिस्क वाला केसेस। तो दो चीजों को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ओके, थैंक यू, मेहनत कीजिए, जमकर कीजिए।